Welcome dear students, in basics of measurement system. Today we are going to discuss electrical measurements. After completing this topic, you will be able to define the term measurement, you will be able to recall the significance of measurement and you will be able to recall the method of measurement. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है। अगर बेसिक हम बोले कि इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये आपका बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम है। दैट मीन्स कि जो आप ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो मेजरमेंट, तो उन सभी का जो बेसिक, जो आपका हर एक जो पॉइंट जो हम आगे यूज करने वाले हैं उसको डिफाइन हम एक्चुअली इस सिस्टम में करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम वन बाय वन करके सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम मेजरमेंट, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, उस चीज को हम यहाँ पे समझने वाले कि क्या होता है मेजरमेंट, क्या जरूरत है मेजरमेंट की, कैसे कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं टर्म मेजरमेंट। स्टार्ट। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि मेजरमेंट होता क्या है। तो उसके लिए हम बात आती है कि मेजरमेंट हम करते कैसे। ठीक है, और वही आपको डिफाइन करेगा कि मेजरमेंट क्या चीज है, किसे कहते हैं मेजरमेंट। तो सबसे पहली चीज आती है कि मेजरमेंट है क्या। तो मेजरमेंट हम अगर बेसिकली बात करें तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना आपका मेजरमेंट कहलाता है। यानी किसी भी अननोन क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता नहीं है या फिर किसी भी चीज का आपको डायरेक्शन पता नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको नहीं पता है और उसके बारे में अगर आप पता करते हो तो वही आपका मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट आपके किसी भी अननोन क्वांटिटी या सिचुएशन या कंडीशन को जानना, एनालाइज करना आपका मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए कि मेजरमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो उस वे में जिस वे में आप मेजरमेंट करते। तो बेसिकली अगर बात करें तो मेजरमेंट हम इन जनरल जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, तो इसमें हम बेसिकली जो मेजरमेंट करने वाले हैं या इन जनरल हम जो मेजरमेंट करते हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जो दो इंपॉर्टेंट वेज हैं जिससे आप किसी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू मेजर करते हो। पहला जो वे है उसमें क्या है कि आप सिंपली क्या करते हैं, जो भी आपका अननोन क्वांटिटी होता है उसको किसी प्री डिफाइंड क्वांटिटी के साथ आप कंपेयर करते हैं और उस प्री डिफाइंड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करने के बाद आप अपना मेजरमेंट कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मान लेते हैं कि आप घर में आपको आपकी मम्मी बोलती है कि बच्चे जाओ मुझे 1 केजी चीनी चाहिए। ठीक है, या फिर 1 लीटर तेल चाहिए, कोई भी आपका जो सरसों तेल होता है आप वो लेने जाते हैं, जो चावल है वो लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, आप सब्जी लेने जाते हो। तो बहुत सारी चीजें आप जब जाते हैं तो अगर सपोज मान लेते हैं आप सब्जी मंडी में गए, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर सब्जी जो आपको लेनी है, सपोज मान लेते हैं वो गोभी आपने सब्जी ले ली। तो सब्जी अगर आपको गोभी चाहिए तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे गोभी ये चाहिए, या फिर सपोज बहुत सिंपल आप पूरे साल, ठीक है, पूरे साल यानी कि 12 महीने में हर एक दिन आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा आइटम बनता है जो आलू का, जो पोटैटो आप यूज करते हो, है ना। तो वो जो अब आप सब्जी मंडी में जाते हो तो आपको अगर वो आलू या पोटैटो वो जो चाहिए तो आप उसको ये नहीं बोलते कि भैया मुझे 10 आलू दे दो या 5 आलू दे दो, आप ऐसा नहीं बोलते। आप उसको बोलते हो ½ केजी आलू चाहिए, 1 केजी आलू चाहिए, 2 केजी आलू चाहिए, 3 केजी आलू चाहिए, 5 केजी आलू चाहिए, 10 केजी आलू चाहिए। वो आप अपने रिक्वायरमेंट और अपनी स्थिति के हिसाब से, आपके घर के सिचुएशन के हिसाब से आप उससे लेते हो। ठीक है, तो आप जब वो आलू लेते हो या फिर किसी बनिया की दुकान पे जाते हैं, बनिया की दुकान पे आप बोलते हैं मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, तो बनिया क्या करता है, उसके पास एक तराजू होता है, ठीक है, एक वेट मशीन होता है। उस वेट मशीन में उसके 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े पे वो क्या करता है, एक पलड़े पे आपका वेट रखता है 1 केजी का, दूसरे पलड़े पे वो क्या करता है, शुगर को डालना स्टार्ट करता है। ठीक है, और वो तब तक डालता है जब तक कि आपका दोनों पलड़ा बराबर ना हो जाए। क्योंकि अगर देखो जो दोनों पलड़ा है उस पे अगर आपने ना ही अपनी चीनी रखी, ना ही आप उस पे वेट रख रहे हो, तो क्या होता है, खाली स्थिति में भी वो आपका पलड़ा बराबर होता है। अब अगर सपोज मान लेते इस साइड में आपने वेट रखा तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा आपका पलड़ा। अब क्या करोगे, जो ऊपर है उस पे आप धीरे धीरे, उस पे जिस पे आपने वेट नहीं रखा है उस पे अब आप धीरे धीरे चीनी डालना स्टार्ट करोगे। जब आप उस पे चीनी डालना स्टार्ट करोगे तो ये अब धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट होगा और ये
ऊपर उठना स्टार्ट होगा, और एक टाइम आएगा जब ये दोनों का दोनों पलड़ा बराबर हो जाएगा, और उस कंडीशन पे आप ये बोल सकते हैं कि जो चीनी इस पलड़े में है वो 1 केजी का चीनी है। तो यहां पे आपने मेजरमेंट कैसे किया, अपने अननोन क्वांटिटी को अपने नोन क्वांटिटी या प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि जो आपका 1 केजी का वेट है उसको आप पहले से डिफाइन करके रख रहे हो कि ये जो वेट है वो आपका 1 केजी का वेट है। तो इस प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ जब आप अपने अननोन क्वांटिटी को कंपेयर करते हो और एज अ रिजल्ट जब वो दोनों इक्वल होते हैं तो आप बोलते हैं कि ये मेरा जो अननोन क्वांटिटी वो 1 केजी का है, उसे आप मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अननोन क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसे डिफाइन करना चाहे तो लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एन unknown quantity is a quantitative comparison. Measurement of an unknown quantity is an act or result of quantitative comparison between a predefined standard and unknown quantity to be measured. ठीक है, तो मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन अननोन क्वांटिटी इज एन एक्ट और रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ए प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड अननोन क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, यानी वो अननोन क्वांटिटी जिसको आपको मेजर करना है वही आपका कंपैरिजन आप उसको प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ करोगे तो आपका मेजरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अननोन क्वांटिटी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक तो तरीका आपके पास ये है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है जिससे आप अपने जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। हम इसको और करके दूसरे तरीके से इसको और ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि आपके पास सपोज एक सर्किट, एक आपके पास रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में मैंने एक एमीटर कनेक्ट किया और एमीटर और रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस मैंने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब यहां पे अगर ये जो मैंने वोल्टेज यहां पे कनेक्ट किया है, जो सोर्स आपका है, सपोज मान लेते हैं कि ये जो है आपका 10 वोल्ट का सोर्स है। अब इस 10 वोल्ट के सोर्स में अब हमने यहां पे दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए हुए हैं, एक आपका है ए मीटर, एक दूसरा होता है आपका वोल्ट मीटर। और आपको भी पता है कि जो ये जो ए मीटर और वोल्ट मीटर है, ए मीटर आपका करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज मेजर करता है। इतना बेसिक नॉलेज हर किसी को होता है। तो अब यहाँ पे जो ए मीटर है वो क्या करेगा, इस सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है वो मेजर करेगा। जो वोल्ट मीटर है वो आपका वोल्टेज मेजर करेगा। अभी मैं इस सिचुएशन को आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूं, अभी इसमें मैं कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं घुसेड़ रहा हूं। तो आइडियल की अगर बात करें तो आपका जो ए मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और जो वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि जो ए मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। अगर वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तो जो भी करंट आपका सोर्स डेवलप करेगा वो पूरा का पूरा जो
करंट है वो आपके ए मीटर से पास होगा, वो आपके वोल्ट मीटर में नहीं जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ से हमें भी पता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और अगर R आपका इंफिनिटी है तो I का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ भी जो आपका वोल्ट मीटर में उसमें करंट नहीं जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा करंट जो आपका सोर्स डेवलप कर रहा है वो आपके ए मीटर और रेजिस्टेंस से पास होके जा रहा है, तो रेजिस्टेंस से पास हो रहा है करंट। ठीक है, अब जो ए मीटर है वो करंट मेजर करेगा, और वो करंट जो मेजर करेगा, जो उससे पास होगा वो करंट उसे मेजर करेगा। तो सपोज मान लेते हैं कि जो आपका ए मीटर है वो आपको ये बता रहा है कि जो करंट आपका पास हो रहा है वो 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है। आपका जो वोल्ट मीटर है वो आपको बता रहा है कि जो आपने वोल्टेज यहां पे कनेक्ट किया वो 10 वोल्ट का वोल्टेज कनेक्ट किया। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपने इस सर्किट में ए मीटर नहीं लगाया होता तो आपको यह पता नहीं चलता कि कितना करंट आपके सर्किट से पास हो रहा है। अगर आपने वोल्ट मीटर नहीं लगाया होता तो आपको यह नहीं पता चलता कि आप कितने वोल्ट का सोर्स आपने यहां पे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहां पे एक मेजरमेंट यह भी तो है ना कि अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को किसी प्रोसेस या किसी सर्किट में कनेक्ट करके रखो, और उसके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से जो हमें वैल्यू मिले वो आपका मेजरमेंट ऑफ अननोन क्वांटिटी कहलाएगा। यानी कि अगर हम ए मीटर देखें, ए मीटर में एक पॉइंटर है जिसका डिफ्लेक्शन हुआ, और वो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन चूंकि जाकर के 4 एम्पियर पे रुक रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि आपके ए मीटर से 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है। उसी तरीके से जब आपके वोल्ट मीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ और वो जाके 10 वोल्ट के स्केल पे जाके रुक रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जो सोर्स अप्लाई किया था वो 10 वोल्ट का सोर्स था। तो ये जो यहां पे है ये आपका मेजरमेंट कंप्लीट कर रहा है। जैसे कैसे वो आपके जो वोल्ट मीटर और ए मीटर है उसको अपने सर्किट में ऐड करने के बाद। ठीक है, तो हम एक जो आपका मेजरमेंट है, मेजरमेंट हम सिंपली बोल सकते हैं मेजरमेंट क्या है कि आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी प्रोसेस में वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को मॉनिटर कर रहा है, और उस मॉनिटर करने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है वही आपका मेजरमेंट कहला रहा है ना। तो अब अगर इसे दूसरे तरीके से अगर मुझे डिफाइन करना हुआ तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लिख सकते हैं द मेजरमेंट मीन्स टू मॉनिटर a process or an operation by using an instrument express the unknown quantity to be measured in meaningful ठीक है, तो अगर आपका जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट अगर किसी प्रोसेस या ऑपरेशन को मॉनिटर करे और उसमें लगे हुए जो आपका इंस्ट्रूमेंट है अगर उससे किसी अननोन क्वांटिटी को एक मीनिंगफुल नंबर में एक्सप्रेस कर दे तो आपका वो भी एक मेजरमेंट होगा। और उसका एग्जांपल अभी आपने देखा कि जो हमने यहाँ पे सर्किट लिया है उस सर्किट में आपका जो ए मीटर है उसके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन आपको करंट मेजर करके बता रहा है, जो वोल्ट मीटर का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो आपका वोल्टेज मेजर करके बता रहा है, और ये आपका मेजरमेंट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो हम इसलिए यहां पे मेजरमेंट को दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इन्हीं दो तरीके में जो हमारा सेकंड वाला जो तरीका है ये ज्यादातर हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले कि कैसे आपका कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी प्रोसेस में किसी ऑपरेशन में कनेक्ट होकर के उससे आपके क्वांटिटी का मेजरमेंट अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट कंप्लीट करें। So students, we have achieved our first learning outcome, that is the definition of measurement, and I hope that you have understood it very well. तो स्टूडेंट अब हम अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट। तो अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट।
अब सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट सबसे पहली चीज तो ये आती है कि मेजरमेंट जरूरी क्या है, क्यों है, और मेजरमेंट एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि अगर आप अभी सोचो कि जब से सुबह से आप जब से उठे हो तब से उठने के बाद क्या आपने कोई मेजरमेंट करी है, और क्या डेली आप मेजरमेंट करते हो, तो आपका जवाब होगा यस। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम से आप सुबह उठते हो उसी टाइम से आपका मेजरमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और मैं ऐसा कहूं तो बिना मेजरमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप सुबह उठते हो, सुबह उठते के साथ जो सबसे पहला काम करते हैं आप क्या करते हैं, टाइम देखते हैं कितना बज गया, कितने टाइम हो गई। ठीक है, तो वो जो टाइम आपने देखा, आपको उससे पहले नहीं पता था कि आपका टाइम कितना हो रहा है। जैसे आपने घड़ी की तरफ देखा और वो घड़ी आपको कुछ भी टाइम बता रहा है, आप 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, वो जो आपका टाइमिंग आपको पता चला वो आपका मेजरमेंट था। और आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या था, घड़ी, वॉच। अब वो आपका रिस्ट वॉच हो सकता है, वो आपका टेबल वॉच हो सकता है, वो आपका वॉल पे जो लगा हुआ वॉच होता है, वो कोई भी हो सकता है, बट वो वॉच है जो आपको टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताता है कि आप किस टाइम पे आपने उठे आप। उसके बाद आपका जो सबसे बढ़िया, अगर मैं ह्यूमन बॉडी में बात करूं तो आपके ह्यूमन बॉडी पूरी की पूरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ही है, क्योंकि जैसे आप उठते हो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना होता है, आप बिना देखे जा नहीं सकते। ठीक है, आपको कोई आप कुछ सेंस करते हो, यानी कि जो आपको स्मेल आती है, कुछ भी अच्छी स्मेल आए, बुरी स्मेल आए, जैसी भी स्मेल आती है आप उसको अपने नाक के थ्रू उसको पहचानते हो। तो वो जो है वो भी आपका क्या है, एक मेजरिंग सिस्टम है, आपको वो भी मेजर कर रहे हो आप, है ना। उसके बाद आप कोई भी काम करते हो, बिना किसी काम को बिना मेजरमेंट के आप नहीं कर सकते। अगर मैं सिंपल बोलूं कि आप अपने कॉपी पे लिख रहे हो, तो कॉपी पे लिख रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर लाइन में लिखना पड़ता है, एक पर्टिकुलर हर चीज आपको उस हिसाब से लिखना होता है। तो बिना मेजरमेंट के आप उसे लिख भी नहीं सकते, यानी कि आपकी लाइफ में मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है, और बिना मेजरमेंट किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मेजरमेंट तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ऑब्वियसली मेजरमेंट हम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करूं कि ये तो चलो ठीक है, आपके डे टू डे लाइफ में आप मेजरमेंट करते हो और उस हिसाब से अपने काम करते हो, आप इवन जो सुन रहे हो ये भी आपका मेजरमेंट है ना, कि आप सुन रहे हो। अगर कोई बंदा किसी का जो मेजरिंग सिस्टम यानी कान जो है वो अगर खराब हो जाए और वो सुनना बंद कर दे या फिर ऊंचा सुनने लग जाए तो फिर वो काम प्रॉपर ढंग से नहीं करता। आप मेजरमेंट करते हैं एक्चुअली कि आपका काम प्रॉपरली हो। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है, आपके डे टू डे लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब अगर नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी अगर हम बात करें तो आपका मेजरमेंट, अगर सपोज मान लेते हैं आप इंजीनियर हो, ठीक है, और बीइंग एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है, आप किसी भी सिस्टम से हो, तो आप हम जो है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे काम करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, या आप पावर जनरेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, है ना, किसी भी लेवल पे आप बोलते हो कि कितने वोल्टेज पे पावर सप्लाई मुझे मिल रहा है, कितना करंट मिल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। जनरली हम इंडिया में ये बोलते हैं ना कि जो भी हम पावर जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो जो पावर सप्लाई वो 50 हर्ट्ज पे है। आपके घर में जो पावर सप्लाई आ रही है वो 50 हर्ट्ज पे आ रही है। आपका जो हर एक इंस्ट्रूमेंट जो काम कर रहा है, जो जितने भी इलेक्ट्रिकल जो इस इंस्ट्रूमेंट है जो पावर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो आप सिंपली बोलते हैं कि वो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। वो 50 हर्ट्ज पे काम कर रहा है, ये किसने बताया? तो जब तक आप उस फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर लेते, आपका मेजरमेंट आप कैसे बोल सकते हैं? आप सिंपली अगर मान लेते हैं कोई आप जनरेटिंग स्टेशन पे जाते हो, उस जनरेटिंग स्टेशन पे आपको ये बोला जाता है कि जो पावर जनरेट हो रहा है वो 11 केवी पे हो रहा है। तो 11 केवी पे आपका पावर जनरेट हो रहा है, ये आपको कैसे पता चला? वो सामने वाले बंदे जिसने आपको बताया कि 11 केवी पे पावर जनरेट हो रहा है, वो कैसे बता सकता है? आपके घर के स्विच बोर्ड में जो आपका वोल्टेज अवेलेबल है वो जनरली आपका 230 टू 240 के बीच में आपका पावर सप्लाई होता है ना। जनरली 234, 235, 236 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आपके जो घर में सॉकेट लगा हुआ है सिंगल फेज, वहां पे आपका सप्लाई आता है। अगर 3 फेज सप्लाई आप अगर कोई नॉर्मली आप अपने घर पे कोई 3 फेज इंस्ट्रूमेंट लगा के रखते हो, तो आप वहां पे 415 वोल्ट आप यूज करते हो। तो वो जो 415 वोल्ट आप बोल देते हो, 236 वोल्ट बोल देते हैं, 234 वोल्ट बोल देते हैं, वो आप कैसे बता सकते हैं जब तक आप उसको मेजर ना करो? ठीक है, या फिर अब सिंपल सी बात है ना कि अगर सपोज मान लेते हैं कि
आपके पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो 240 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट पे यूज नहीं कर सकते, जो आपका सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है। अब सिंगल फेज सिस्टम में क्या है कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में आप कनेक्ट करते हैं। आपको आप ये कर इस हिसाब से आप जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से करते हो कि अगर आपने एक फेज और एक न्यूट्रल पे अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया तो उसको 235-36 वोल्ट मिलता है ना जनरली। तो अब अगर मान लेते हैं कि गलती से आपने दो फेज के बीच में आपने कनेक्ट कर दिया तो वो वहां पे 415 वोल्ट मिलने लग जाएगा। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कहां से आपको, अब जिसने भी आपको ये सिस्टम बनाया वो पहले से उस हिसाब से वो नोटेशन यूज करके आपको देख के, चलो ठीक है बाद में पता चलता है, लेकिन जिस टाइम वो डिजाइन हो रहा होता है उस टाइम तो हमें ये डिजाइन करना पड़ता है कि कहां पे हमें सिंगल फेज सप्लाई देना है जहां पे 235 वोल्ट आना चाहिए, और कहां पे हमें 3 फेज सप्लाई देना है जहां पे 415 वोल्ट आना चाहिए। तो वो बिना मेजरमेंट के आप कैसे कर सकते हैं? आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, अगर 6 एम्पियर का कोई इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आप सिंपली क्या करते हो, आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं। आज के टाइम में आप मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, आप मोबाइल रिचार्ज करते हो, तो मोबाइल रिचार्ज में भी आजकल जो चार्जर है वो अलग अलग आने लग गए हैं। एक फास्ट चार्जर है, दूसरा आपका नॉर्मल चार्जिंग करता है। तो जो फास्ट चार्जर है आप अगर देखो तो वो जनरली वो 2 एम्पियर चार्जर्स होते हैं। जो आपका नॉर्मल चार्जर होता है वो आपका 1 एम्पियर चार्जर होता है, ठीक है। तो अब जो फास्ट चार्जर है यानी कि वो क्या करता है 2 एम्पियर करंट पास करवा रहा है, जो नॉर्मल चार्जर है वो आपका 1 एम्पियर करंट पास करवा रहा है। और अगर दोनों चार्जर पे देखो तो उसके नेम प्लेट पे लिखा होता है 2 एम्पियर करंट 2 एम्पियर, और 1 एम्पियर वाले चार्जर पे लिखा होता है करंट 1 एम्पियर। तो एक्चुअली जो कंपनी ने वो नेम प्लेट वहां पे चिपकाया है वो किस बेसिस पे चिपकाया कि ये 2 एम्पियर करंट ही आपका सप्लाई करेगा, ये जो दूसरा वाला है वो 1 एम्पियर करंट सप्लाई करेगा। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप मेजरमेंट ना करो। या फिर आप अगर किसी जनरेटिंग स्टेशन में काम करो और आप ये बोल रहे हो कि हमारा जो पावर जनरेशन हो रहा है यहाँ पे 11 kV पे हो रहा है, बिना मेजरमेंट किए आप उसको नहीं बता सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सपोज मान लेते हैं कि इतने सारे डेवलपमेंट आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो रहा है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है आप उसको प्रैक्टिकली उसको प्रूव करते हो, है ना। अब सिंपल से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे ओम्स लॉ। अगर इन जनरल कोई भी बोलता है कि ओम्स लॉ क्या होता है तो आप उसको क्या बताते हो कि अगर किसी सर्किट में वोल्टेज के अप्लाई करने से करंट का प्रोडक्शन होता है तो वो जो करंट होता है आई, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। और ये हमें ओम साहब ने बताया था। अब ये जो ओम्स लॉ है तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि जिस रेट से आप वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे सेम उसी रेट से आपका करंट भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। बट आपको ये जब ओम साहब ने बताया था तो आपने उनके कह देने से आपने माना नहीं था, उन्हें इससे मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूफ करना पड़ा था कि हां अगर आपका वोल्टेज के अप्लाई करने से करंट का प्रोडक्शन हो रहा है तो आपका वोल्टेज जिस रेट से चेंज होगा करंट भी उसी रेट से चेंज होगा, अगर आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू और जो अदर जो आपके फिजिकल जो कंडीशन है अगर वो सेम रहते हैं तो ये जो आपका ओम साहब ने आपको ये जो लॉ दिया और आप इसको बहुत आसानी से अडॉप्ट करके आज मान ले रहे हो। जब भी आपको ओम्स लॉ पढ़ाया जाता है, खास करके आपको जूनियर क्लासेस में पढ़ाई जाती है, तो उसके साथ साथ आपको इस पे जो प्रैक्टिकल है वो भी बताया जाता है ना। तो बेसिकली अगर बोले तो मेजरमेंट से आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट कर रहे हो, जो भी चीज आप नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, इन्वेंट करना चाहते हो, डिस्कवर करना चाहते हो, बिना मेजरमेंट के वो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए आपका मेजरमेंट आपके लाइफ में, चाहे डे टू डे लाइफ हो, जो आपका जो पर्सनल लाइफ है या फिर आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, बिना मेजरमेंट के आपका कोई भी काम पॉसिबल नहीं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि चलो ठीक है हम जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, अभी जस्ट हमने पिछले लर्निंग आउटकम में डिस्कस किया कि दो तरीके से हम मेजरमेंट कर रहे हैं। एक तो है कि अपने अननोन क्वांटिटी को प्री डिफाइंड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके, दूसरा क्या है कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को किसी भी प्रोसेस में या ऑपरेशन में लगा करके उससे जो आपका आउटपुट आ रहा है उससे आप बता रहे हो कि अननोन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन अगर अब ये बात किया जाए कि ये जो आप मेजरमेंट कर रहे हो ये मीनिंगफुल है, यानी कि सही है जो आपने मेजरमेंट किया। सपोज मान लेते हैं किसी सर्किट में आपने ए मीटर लगाया और उस ए मीटर ने आपको बताया कि इस सर्किट से 5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। अब वो जो 5 एम्पीयर करंट पास हो रहा है वो एक्यूरेट है, कैसे पता?
आपके इंस्ट्रूमेंट के पॉइंटर के डिफ्लेक्शन हुई, जहां पे वो पॉइंटर रुका वो आपका 5 एम्पियर पे रुका, आपने बोल दिया ये 5 एम्पियर है, लेकिन वो करेक्ट मेजरमेंट है ये कहां से पता चलेगा? या फिर सपोज मान लेते हैं आपने बनिया की दुकान पे गए, आपने बोला कि मुझे 1 केजी चीनी चाहिए। उसने क्या किया, अपने जो भी उसके पास वेट मशीन था उसके एक पलड़े पे उसने 1 केजी का वेट रख दिया, दूसरे पे उसने चीनी डालना स्टार्ट किया, और जब वो दोनों पलड़ा बराबर हो गया तो आप वो वहां से उठा के लेके चले आए कि चलो ठीक है ये 1 केजी चीनी है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि वो जो चीनी आपने लिया वो 1 केजी का ही है, ये सिक्योरिटी कहां से दोगे? तो आपका मेजरमेंट मीनिंगफुल होगा, इसके 3 कंडीशंस बन जाते हैं। वो जो 3 कंडीशंस है, एक्चुअली जो अभी हमने मेजरमेंट के 2 डेफिनेशंस पढ़े, उन दोनों डेफिनेशंस के मद्देनजर वो हम जो 3 कंडीशंस है वो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर मेजरमेंट टू बी मीनिंगफुल, there are 3 necessary conditions are required। कौन कौन से? तो फर्स्ट, ठीक है, यानी कि जो भी हमने कंपैरिजन स्टैंडर्ड करने का मतलब है प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। जैसे अभी मैंने बोला कि आप जब बनिया की दुकान पे जाते हो और वहां पे बोलते हो 1 केजी चीनी, तो वो जो 1 केजी चीनी वेट करने के लिए जो उसने वेट यूज किया है, जो आपको जो वेट आप वहां पे यूज कर रहे हो वो एक्चुअली 1 केजी का है, ये कंफर्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपने 1 केजी चीनी लेने गए, लेकिन आपका जो बनिया है उसके पास एक जो वेट है उस पर लिखा हुआ 1 केजी है, बट एक्चुअली अगर वो 950 ग्राम का हो, 950 ग्राम का अगर वो वेट हो, तो आपको जो चीनी मिलेगा वो 950 ग्राम ही मिलेगा, और लेकिन आप पैसे पे करोगे 1 केजी का, यानी कि मेजरमेंट में गड़बड़ी हो रही है। और मैं अभी आपको बता दूं कि जब भी आप मेजरमेंट करते हो उसमें एरर आपका नेग्लिजिबल होना चाहिए। मैं एरर 0 तो नहीं बोल सकता, बट हाँ जितना कम से कम होगा वो आप ट्राई करते हो। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी कंपैरिजन स्टैंडर्ड यूज करने वाले हैं वो एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि अगर 1 केजी का वेट है तो 1 केजी का वेट ही होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बोल रहे कॉमनली एक्सेप्टेड। कॉमनली एक्सेप्टेड कहने का मतलब यह है कि आप जो स्टैंडर्ड यहां पे यूज कर रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको वही सेम जो आपका जो पैरामीटर है वो यूज होना चाहिए। ठीक है, और इसलिए आप आज एसआई यूनिट पे काम करते हैं, और पूरा वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है उस पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि उसे एसआई यूनिट पे ही काम करना है, बट अगर उसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है तो उसे एसआई यूनिट में काम करने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसलिए जो आपका जो भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं वो कॉमनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें, ठीक है, आप जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर मान लो किसी भी प्रोसेस में आपने किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लगाया है और उसके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से अगर आप अपने अननोन क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा तो उससे जो मेजरमेंट होगा वो भी एक्यूरेट होगा। और थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं द प्रोसीजर should be correct and, ठीक है, और थर्ड जो है, जो भी आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं, प्रोसेस यूज करने का मतलब क्या है, जैसे अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया था उसे हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो अभी अभी हमने ये जो एग्जांपल है वो लिया था। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे सिंपल क्या बोल रहा है कि
सबसे पहली चीज क्या है कि अगर ये हम ऑपरेशन के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका पहला कंडीशन है, इसमें हमने कोई प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड यूज नहीं किया है, तो पहला कंडीशन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी के दो कंडीशन जो है वो इसके लिए एप्लीकेबल है। क्या? द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी एक्यूरेट। यहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए आपने एमीटर यूज किया है और यहाँ पे वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपने वोल्टमीटर यूज किया है। तो अगर आपका एमीटर और वोल्टमीटर एक्यूरेट नहीं होगा तो आपका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा, तो आपका सेकंड कंडीशन फॉलो होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है द प्रोसीजर शुड बी करेक्ट और प्रूवेबल। अब प्रोसीजर शुड बी करेक्ट और प्रूवेबल का मतलब क्या है कि यहां पे जो आपने करंट मेजर करने के लिए जो एमीटर यूज कर रहे हो, इसको आपने सीरीज में ही क्यों कनेक्ट किया? आप चाहते तो एमीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते थे और उस टाइम पे भी वो करंट मेजर करता। या फिर जो वोल्ट मीटर आपने वोल्टेज रीड करने के लिए पैरेलल में कनेक्ट किया है, आप इसको चाहते तो सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट कर रहे हो? तो बात ये आती है कि आपका ए मीटर हो या वोल्ट मीटर हो, आपने जो ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया करंट मेजरमेंट के लिए, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, ये एक प्रोसीजर ही है कि आप ऑलवेज करंट मेजरमेंट के लिए ए मीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हो और वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए ऑलवेज पैरेलल में ही कनेक्ट करते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको सर्किट थ्योरी में यह पढ़ाया जाता है कि अगर ए मीटर अगर सीरीज में होगा तो सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट से करंट सेम पास होता है। तो अगर किसी भी ब्रांच में मुझे करंट मेजर करना है तो मुझे अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को उसके सीरीज में कनेक्ट करना होगा ताकि जो करंट का मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट हो सके। साथ ही साथ आपको सर्किट थ्योरी में यह भी पढ़ाया जाता है कि अगर किसी भी दो एलिमेंट अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। तो अगर किसी एलिमेंट का वोल्टेज आपको मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को उसके पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसका जो वोल्टेज मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो सके। इसलिए आपने थर्ड पॉइंट लिखा है कि द प्रोसीजर शुड बी करेक्ट एंड प्रूवेबल। तो ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो मेजरमेंट है वो मीनिंगफुल यानी करेक्ट होगा। So students, we have achieved our second learning outcome, that is significance of measurement, and I hope that you have understood it very well. So student, अब हम अपने थर्ड learning outcome की तरफ बढ़ते हैं जो कि है methods of measurement. तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है उसके दो टाइप के मेथड्स हो सकते हैं। पहला जो मेथड है हम इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। जो सेकेंड मेथड है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड ये दो मेथड है वो होते हैं। अब ये क्या मेथड है मेजरमेंट के, अब हम ये समझते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने कुछ देर पहले अपने जो लर्निंग आउटकम हमने डिस्कस किए थे, दोनों ही लर्निंग आउटकम में मैंने ये सर्किट जो है वो यूज किया है और ये इस लर्निंग आउटकम में भी मैं इस सर्किट को यूज करने वाला हूं और इसी एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, बेसिकली अगर हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं तो डायरेक्ट मेथड जो होता है इसमें क्या है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा अननोन क्वांटिटी होता है उसको डायरेक्टली अपने प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करके जो मेजरमेंट करते हैं उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, है ना। यानी कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपके पास ये एक पेन है और आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है तो हमारे पास ऑब्वियसली एक स्केल होना चाहिए। ठीक है, और उस स्केल में आपका जो स्केलिंग क्या हो, या तो वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, ठीक है, या फिर मिलीमीटर में हो। आप आपको इसको जिस भी यूनिट में इसको मेजर करना है, या तो उस यूनिट में आपके पास स्केल हो या फिर सिंपल किसी भी स्केल में आप इसको मेजर करके फिर आप उसके कन्वर्सन रेट के हिसाब से आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो अब अगर जो यहाँ पे हमारे पास पेन है, अगर मुझे इसका लेंथ मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्केल होगा। सपोज मान लेते हैं हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हमें इसे मेजर करना है, तो हमारे पास एक सिंपल स्केल होता है जिसमें उसकी स्केलिंग मिलीमीटर में होती है।
हम क्या करेंगे, उस मिलीमीटर वाले स्केल को इसके साथ पुट करेंगे और इसके साथ पुट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट को हम रखेंगे 0 पे और जो एंडिंग पॉइंट आपके स्केल के जिस मिलीमीटर के रीडिंग के सामने आएगा हम वही बोल देंगे कि यही आपका लेंथ ऑफ द पेन हो जाएगा, है ना। तो इस मेथड में हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास अननोन क्वांटिटी था यानी कि इस पेन का लेंथ था उसको हमने प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड यानी स्केल से डायरेक्टली कंपेयर किया और उस कंपेयर के बाद जो हमें मेजरमेंट मिल रहा है हमने उसको बोल दिया लेंथ ऑफ द पेन। तो आपका डायरेक्ट मेथड क्या है, इन दिस मेथड the unknown quantity is directly compared against predefined standard। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको हमने क्या किया, डायरेक्टली अपने प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया और उसके बाद जो मेजरमेंट कंप्लीट हुआ उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट कर रहे हो यानी कि यहां पे हमने क्या किया, इस पेन के लेंथ के लिए को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, स्केल के सामने इसको रखा और कंपेयर किया। तो इसमें क्या आ रहा है, यहां पे ह्यूमन रीडिंग आ रही है। अब मुझे एक तो इसे 0 पॉइंट पे इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट को स्केल के 0 पॉइंट के सामने रखना है, साथ ही साथ अब जो यहां पे जो आएगा उसको ठीक मैच करना है। तो आपके स्केल के किस स्केलिंग पॉइंट से वो मैच कर रहा है और उसके बाद मुझे बताना है कि इसका लेंथ कितना है। तो अब उसमें जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एंटर कर रहा है तो हो सकता है कि मैं उसमें कुछ गलती कर दूं, हो सकता है कि मुझे ये पॉइंट जो है वो 0 पे रखना था बट 0 के अलावा मैंने उसको 0.1 पे 0.2 पे रख करके और इसकी मेजरमेंट करी। तो जो भी लेंथ का आपका मेजरमेंट हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि जब भी आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं उस डायरेक्ट मेथड में आपका कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए आपका डायरेक्ट मेथड जनरली ये कहा जाता है कि उतना एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं, दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट sometimes produces human errors and hence gives inaccurate result। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल measurement of mass, length, time एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट मेजरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, स्टार्ट। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड में अब क्या है, देखो डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे, जो भी आपका नॉन क्वांटिटी था उसको डायरेक्टली हम प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे थे। इनडायरेक्ट मेथड में हम इसको डायरेक्टली आपके प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी आपका अननोन क्वांटिटी होगा उसे मेजर करने के लिए डायरेक्टली आप इसको कंपैरिजन नहीं करोगे, ये इनडायरेक्टली कंपेयर होगा। जैसे अगर सिंपल मैं बात करूं, अगर मैं आगे हालांकि हम डिस्कस करने वाले हैं ए मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, लेकिन अगर मैं आपको अभी जानकारी के लिए बताऊं तो आपका जो ए मीटर होता है, जिस भी सर्किट में आप सीरीज में करंट करते हो तो उसमें जितना आपका करंट पास होता है, जितना उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे पास होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो मैग्नेटिक एनर्जी फिर आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
तो जाकर के आपका पॉइंटर का डिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो वहां पे आप रीडिंग किससे ले रहे हैं? पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से। किसका? करंट का। तो करंट और पॉइंटर का डिफ्लेक्शन का कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो आपका करंट है, करंट जब आपके कॉइल में पास हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो आपके पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्ट मेथड, और जनरली अगर हम बात करें तो जब भी आप मेजरमेंट करते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में हम ये ट्राई करते हैं कि जो हम मेजरमेंट करें वो इनडायरेक्ट मेथड से करें, क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा आपके इंस्ट्रूमेंट के इन्वॉल्वमेंट है, और जो इंस्ट्रूमेंट का इन्वॉल्वमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट अपने अननोन क्वांटिटी के हिसाब से बिहेवियर उसका होता है कि अगर ए मीटर से जितना करंट पास होगा उतना ही मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप होगा, और जितना मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप होगा उतना ही उसका कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में होगा, यानी पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होगा। अगर आपके इलेक्ट्रिकल करंट में थोड़ा भी अगर चेंजेस आता है तो करस्पॉन्डिंगली आपके मैग्नेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में भी चेंज आएगा, तो आपके पॉइंटर का डिफ्लेक्शन का चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उस केस में बात करें तो आपका जो इनडायरेक्ट मेथड है वो डायरेक्ट मेथड से ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड the unknown quantity does not compare directly against predefined standard। ठीक है। और सेकेंड हम इसे बोल सकते हैं कि दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट इज more accurate and more so students, we have achieved our third learning outcome, that is method of measurement, and I hope that you have understood it very well. So students, I hope that you have achieved the following learning outcome and now you are able to define the term measurement, जिसमें हमने बेसिकली मेजरमेंट डिफाइन किया दो तरीके से कि आप किस किस तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट, जिसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि आपके मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है आपके डेली टू डेली लाइफ में या फिर आपके प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल लाइफ में। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि जो आपका मेजरमेंट है वो मीनिंगफुल यानी करेक्ट कब हो सकता है और उसके क्या कंडीशंस होते हैं। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि जो आप मेजरमेंट करते हैं वो कितने तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, वो उसके क्या क्या वे हैं मेजरमेंट करने के और उसके क्या फायदे हैं, क्या ड्रॉबैक है। नाउ you look at the feedback exercise and provide any other valuable suggestion that you have.